Today our topic is how BP is controlled in our body normally. तो आज का टॉपिक है कि हमारी बॉडी में नॉर्मली बीपी कैसे कंट्रोल होता है. तो बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें दो बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं. एक बैरो रिसेप्टर होते हैं और एक कीमो रिसेप्टर होते हैं. बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ना, वो नेचुरली हमारी जो बॉडी के एओर्टिक आर्च होती है जो हार्ट के अंदर से निकल रही होती है, और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर होता है कैरोटिड साइनस, इनके अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर जो एज अ बैरो रिसेप्टर जो प्रेशर को सेंस करते हैं. उनके थ्रू वो प्रेशर सेंस करके कंट्रोल करते हैं बीपी. और दूसरे होते हैं कीमो रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर्स अब दो टाइप्स के होते हैं. एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरे सेंट्रल होते हैं. पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जब हमारे जो कैरोटिड साइनस के दरमियान में वो कैरोटिड बॉडी होती है वो कंट्रोल करती है, एज अ कीमो रिसेप्टर एक्ट करते हैं. और एओर्टिक आर्ट के साइड पे भी एक एओर्टिक बॉडी होती है, वो एज अ कीमो रिसेप्टर एक्ट करते हैं. और जो हमारे सेंट्रल होते हैं, ये हमारे सीएनएस के पार्ट जो मेडुला और पॉन्स में होता है, एक न्यूक्लियाई ट्रैक्टस सोलिटेरिस, वो कंट्रोल करता है, एज एक्ट करता है कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्ट करता है. अब हम फर्दर आगे बात करते हैं. फर्स्ट हम बैरो रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं, फिर हम कीमो रिसेप्टर को डिस्कस करेंगे. बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ना, वो मतलब हमारी जो कैरोटिड साइनस है और एओर्टिक आर्च के अंदर एक टाइप के स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं. स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो सेंस करते हैं हमारे प्रेशर को. फॉर एग्जांपल, ये अगर कैरोटिड साइनस है तो इसकी साइड पे जो होते हैं ना, वो हमारे रिसेप्टर होते हैं. ये हमारे रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो सेंस करते हैं प्रेशर को. अब ये कैसे सेंस करते हैं? जब हमारी बॉडी में प्रेशर कम हो रहा होता है तो ये कैरोटिड साइनस कम स्ट्रेच करता है, जिसकी वजह से जो ये एफरेंट्स फाइबर्स भेजते हैं टू सीएनएस, जहाँ से हमारा बीपी कंट्रोल होता है. तो जब स्ट्रेच रिसेप्टर कम स्ट्रेच होएंगे तो ये कम सिग्नल भेजेंगे इफरेंट के थ्रू. इफरेंट अब हमारी कौन सी नर्व्स लेके जाते हैं? उनके फाइबर्स 9th और 10th क्रेनियल नर्व के फाइबर्स लेके जाते हैं ट्रैक्टस सोलिटेरिस की तरफ. ठीक है ना. अगर कम स्ट्रेच होगा तो कम एफरेंट के थ्रू सिग्नल जाएंगे, तो बॉडी के सेंट्रल कंट्रोल को ऐसे लगेगा कि बॉडी के अंदर बीपी कम हो रहा है. तो जो ट्रैक्टस सोलिटेरिस है वो कार्डियक स्टिमुलेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और कार्डियक इनिबिटरी सेंटर को इनिबिट करेगा और वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करेगा. अब ये जो कार्डियक स्टिमुलेटरी सेंटर है, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स भेजते हैं, इफरेंट फाइबर्स भेजते हैं. ठीक है ना. वो जाके बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक रेट बढ़ता है. और ये सिंपैथेटिक फाइबर्स सिर्फ हार्ट को ही फाइबर सप्लाई नहीं करते, बल्कि ये हमारी जो वेसल्स होती हैं स्मॉल आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स, इनके स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करके, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं और वेसल्स के ऊपर, इनके ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, तो इनके मसल कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ होता है और हमारी बॉडी का बीपी इंक्रीज़ होता है. ठीक है ना. जब यही नॉर्मल प्रोसेस है कि मतलब जब बीपी बॉडी में कम हो रहा होता है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंटर है ना बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उसके थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करवा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीपी इंक्रीज़ हो जाता है. अब जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं, दूसरे सेंट्रल होते हैं. पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर वही है कि मतलब कैरोटिड साइनस के दरमियान कैरोटिड बॉडी होती है और एओर्टिक बॉडी में होते हैं. अब ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर. जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल से कम होगा, सेम ये बैरो रिसेप्टर की तरह इफरेंट भेजेंगे थ्रू 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू जाते से ऊपर जाके ट्रैक्टस सोलिटेरिस में टर्मिनेट होंगे. ट्रैक्टस सोलिटेरिस फिर वही सेम मैकेनिज्म, वो कार्डियक स्टिमुलेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और कार्डियक इनिबिटरी सेंटर को इनिबिट करेगा और वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करके सिंपैथेटिक टोन फाइबर्स की इफरेंट की टोन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन बॉडी में रिलीज़ होएंगे, उसकी वजह से बीपी इंक्रीज़ होएगा. ठीक है. और जो सेंट्रल होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं ना, वो हमारे मेडुला और पॉन्स के अंदर ना
ट्रैक्टर सोलिटेरियस होता है उसके नज़दीक ही होते हैं। तो ये हमारी बॉडी में जब भी ये डायरेक्टली जो पार्शियल ये सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर और पीएच के ऊपर। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ये डायरेक्टली जाके स्टिमुलेट नहीं करवाती, क्योंकि हमारे जहाँ पे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं उनके पास एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करवाता है, रिएक्ट करवा के कार्बोनिक एसिड बनवाता है और हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट बनवाता है। जब भी बॉडी में हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना वो इंक्रीज़ होते हैं तो मतलब पीएच डिक्रीज़ होती है। ये जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता चलता है कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये उसको सिंपैथेटिक टोन बढ़ा के ना कार्डियक को स्टिमुलेट करवा देते हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करवा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से वॉश होती है और ये कंट्रोल करते हैं। अब कुशिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? कुशिंग रिफ्लेक्स हमारे जो बॉडी के अंदर होते हैं ना, जब भी हमारे ब्रेन की कोई भी ब्रेन स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होगी कि मतलब कोई भी अगर हैमरेज है ब्रेन में या कोई ट्यूमर है तो उसमें ये है कि मतलब हमारे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो जो हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर CSF है तो उसका भी प्रेशर बढ़ेगा। जब भी प्रेशर बढ़ता है सराउंडिंग में तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो वेसल्स होती हैं ना वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो ज़्यादातर वेन होती हैं, वेन के अंदर कम प्रेशर होता है तो उनको कंप्रेस कर देते हैं। अगर फिर भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो वो आर्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है ब्रेन के अंदर तो वो जो ब्रेन की वेसल्स हैं, सेरिब्रल वेसल हैं, उनको कंप्रेस करेगा, हाइपोक्सिया होएगा और उसमें यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होएगा। फिर वही सेम प्रोसेस ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कन्वर्ट करेगा और प्रोटॉन आयन की जो है प्रोटॉन की ना कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होएगी और पीएच डिक्रीज़ होएगी। कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होएंगे। अब कीमो रिसेप्टर इसमें ना जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है ना इसमें दोनों सेंटर को स्टिमुलेट करवाते हैं, सिंपैथेटिक को भी और पैरासिम्पैथेटिक को भी। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करवाता है कि वो वेजल जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इफरेंट फाइबर्स भेजता है हार्ट के थ्रू, उधर जाके वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है और वेगस नर्व के थ्रू इफरेंट भेजता है। तो वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करके मस्करीनिक रिसेप्टर हार्ट के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करके हार्ट का रेट डिक्रीज़ करवाता है। लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जाके वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है, अल्फा रिसेप्टर के ऊपर, वो हमारा जाके वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है तो वो उसमें बीपी रेज हो जाता है। और ये है कि जब भी हमारे इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होगा तो हमारी जो रेटिनल वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन होती है, तो वो कंप्रेस, उसमें वेन जो होती है ना रेटिनल वेन, उनको उसका प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाती है रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से इन पेशेंट के अंदर पेपली एडीमा भी होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि अगर रेटिनल वेन जो है ना वो कंप्रेस हो रही है तो उसकी ड्रेनेज नहीं होएगी तो ब्लड एक्यूमुलेट होएगा और ज़्यादातर जो है ना हमें ऑप्टिक डिस्क के ऊपर ना वो डायलेट नज़र आएंगी वेन। वो डायलेट क्यों होती हैं? क्योंकि वो ब्लड का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो हमारी रेटिनल वेसल्स हैं ना वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। जब सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो वो वेन को कंप्रेस कर देगा। तो इसी वजह से अब कुशिंग सिंड्रोम में इसलिए होता है कि मतलब पेशेंट का जो हमारे पास आएगा, पेशेंट ER में आएगा, अगर उसे किसी भी वजह से कोई ब्रेन हैमरेज है, जैसे होता है सबड्यूरल हैमरेज है, जो भी है, अगर उसकी वेसल इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होगा, वेसल कंप्रेस हो रही होंगी, तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी कि पेशेंट का हम देखेंगे कि BP चेक करेंगे, BP हाई होगा लेकिन उसकी हार्ट रेट कम होगी, ब्रेडिकार्डिया में जा रहा होगा और पेपली एडीमा भी होगा और इनमें अल्टर्ड सेंसोरियम भी हो सकता है पेशेंट के। अच्छा, हम एमरजेंसी में ज़्यादातर जो कैरोटिड साइनस मसाज करते हैं, लेकिन हमें इसकी पैथोफिजियोलॉजी का नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनमें करते हैं जिनमें ज़्यादा सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं और इनका हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है। इसमें हम एक्चुअली जो कैरोटिड साइनस के अंदर बैरो रिसेप्टर है ना, हम एक्चुअली कैरोटिड साइनस के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं मसाज करके ना। जब हम उसे मसाज करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है कैरोटिड साइनस का, और हमारे बैरो रिसेप्टर को ऐसे लगता है कि मतलब बॉडी के अंदर BP इंक्रीज़ हो रहा है।
ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ्रेंट के थ्रू सिग्नल भेजते हैं 9th और 10th क्रेनियल नर्व से ट्रैक्टर सोलिटेरिस को कि बॉडी के अंदर बीपी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स हैं ना, उनको स्टिमुलेट करके बीपी बॉडी के अंदर कम किया जाए। जो ट्रैक्टर सोलिटेरिस है वो फिर कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और कार्डियक स्टिमुलेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है स्टिमुलेटरी सेंटर को, और मोटर टोन भी सेंटर को भी इनहिबिट करता है। जब कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर स्टिमुलेट होएगा तो वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भेजेगा, पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से वेगस के थ्रू हार्ट के ऊपर जाएंगे फाइबर्स, जो नर्व एंडिंग्स क्या करेंगी, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेंगी मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर। जब मस्करीनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे वो एसए नोड का रेट भी डिक्रीज़ कर देंगे और एवी नोड के थ्रू कंडक्शन भी डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से एवी नोड के थ्रू अगर कंडक्शन डिक्रीज़ हो रही है तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अब पीटी नहीं करवाएंगे, क्योंकि सुप्रावेंट्रिकुलर जब टैकीकार्डिया होता है तो उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह के ज़्यादा चांसेस होते, तो इसमें हमारा हार्ट रेट भी कम हो जाएगा और हमारे जो एरिथमियाज के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे।